Good morning. Today is 18th November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. जो पहला आर्टिकल है वो डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। आजकल इसी से रिलेटेड काफ़ी मात्रा में आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये छोटा आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आर्टिकल है ये भी डिमोनेटाइजेशन पे है, लेकिन ये डिमोनेटाइजेशन प्लस में पॉलिटिक्स है, यानी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। वैसे ही जो डिमोनेटाइजेशन यूपीएससी में आ सकता है वो हमने डिस्कस कर लिया, और पॉलिटिक्स तो वैसे भी नहीं इंपॉर्टेंट है, तो ये आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस कर लेते हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो। आपको पता ही होगा, कंटेक्स्ट तो बताने की जरूरत है नहीं। 500 और 1000 के नोट्स हैं जो बैन हो गए हैं, और उसके बाद की प्रॉब्लम्स और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इकोनॉमी पर, इस तरह के आर्टिकल्स आजकल आ रहे हैं। तो देखिए, एक ही झटके से 86% जो करेंसी थी उसको लीगल टेंडर नहीं रखा गया, यानी वो लीगल टेंडर नहीं रही, इनवैलिडेट हो गई वो। उसके बाद में देखिए, तब से शॉर्ट लाइफ जो है वो डिसरप्ट है। लंबी लंबी लाइनें कतार देखने को मिल रही है एटीएम्स के बाहर में, और कैश की शॉर्टेज बताई जा रही है कई जगह पे। आरबीआई बार बार यही अपनी जो यू कैन से रिलीजेज है उसमें यही कह रहा है कि प्लीज़ आप जो है होल्डर नहीं कीजिए, करेंसी को एक जगह इकट्ठा मत कीजिए, और कैश की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है, अब जिसकी शादी जनवरी में हो, अब तो वैसे कल एक रूल भी आ गया कि 2.5 लाख तक जिनकी शादी है, वेडिंग्स वगैरह के लिए 2.5 लाख तक पैसे बाहर निकलवा सकते हैं बैंक से। लेकिन जैसे कई बार जिनको बाद में जरूरत होती है, जनवरी फरवरी मार्च में, वो लोग अब इससे पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। वो सोचते हैं कि तब भी प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए आरबीआई की रिलीज कहती है कि आप कृपया ये जो है करेंसी इकट्ठा मत कीजिए, क्योंकि कैश की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे हो रहा है। तो इसका देखिए इनफॉर्मल मार्केट्स पे क्या फर्क पड़ता है। इनफॉर्मल मार्केट्स यानी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। अब देखिए, अब गांव में या छोटे कस्बों में, आप इवन सिटीज़ में भी, चांदनी चौक जैसी जगहों पे, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ट्रेड होता है जो इनफॉर्मल होता है, यानी जो टैक्स अथॉरिटीज़ की निगाह में नहीं है। वो ना तो बैंक के थ्रू होता है, ना जो लोग ये ट्रेड करते हैं वो टैक्स भरते हैं, ना तो वो ट्रेड पे टैक्स भरते हैं, ना ही बाद में इनकम पे टैक्स भरते हैं। मतलब बात की बात है, यानी ट्रेड पे टैक्स नहीं देते वो। और ये जो है टैक्स, इस पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए सारा इनकी ट्रांजैक्शंस होती है वो कैश से होती है। जो इनफॉर्मल मार्केट्स होती हैं ये इसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करती है, और इन्हीं से सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टैक्स का इवेजन होता है। जैसे मैंने अभी कहा, या तो सर्विस टैक्स हो गया, या वैट हो गया, या फिर बाद में इनकम टैक्स, अगर इन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया। तो इन सभी चीज़ों का ये यू कैन से टैक्स इवेड करते हैं। 2 तरह के होते हैं टैक्स, ये इकोनॉमी का फंडा है, टैक्स अवॉइड और टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइड जो होता है वो होता है, देखिए, कोई लूप होल ढूंढ के सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई टैक्स की। सरकार कहती है कि फार्मर की इनकम पर छूट है, एग्रीकल्चर इनकम पर छूट है, अगर आप राजीव गांधी इक्विटी स्कीम लगाते हो तो उस पर छूट है। इस तरह की कई सरकार एग्जेम्पशंस देती है। अगर आप उनमें से किसी लूप होल ढूंढ के अपना टैक्स अवॉइड करते हो तो देखिए ये गैर कानूनी तो नहीं है, एटलीस्ट इसमें कानून का कोई लूप होल ढूंढ लिया, कोई गलती ढूंढ लिया आपने, और उसके थ्रू आप अपने टैक्स नहीं दे पा रहे हो, आप कन्वर्ट कर देते हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्रीकल्चर जो इनकम आगे इसमें आएगा भी सरी, फार्मर्स पे कोई भी इनकम नहीं है, उनके इनकम टैक्स नहीं लगता फार्मर्स पे। तो कई लोग गाँव में क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गांव किसी किसान से पैसे अपने खाते में डलवा लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल ले लीजिए। रोमन सैनी एक फार्मर है और यहाँ पे मरुनाल है। मरुनाल ने क्या किया, मरुनाल को इकोनॉमिक्स अच्छी आती है। मरुनाल ने क्या किया, रोमन सैनी से 8 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए। अब देखिए, अब सरकार उनसे जब ये पूछेगी कि आपके पास 8 लाख कहाँ से आए, तो मरुनाल कहेंगे रोमन सैनी को, मैंने रोमन सैनी से लिए जो कि ये किसान है। अब देखिए, किसान पर कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है। 8 लाख मरुनाल के खाते में आ गए तो वो तो सिर्फ सरकार को एक डिक्लेरेशन दिखाएंगे कि मैंने रोमन सैनी से पैसे लिए, 8 लाख ये लीजिए। रोमन सैनी कहेगा मैं तो किसान हूं, मैं तो कितने भी पैसे दिखा सकता हूं, मेरे पे तो कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है। वो अपनी जमीन पर दिखा देंगे, इस तरह का लूप होल। अब मरुनाल के पास 8 लाख रुपए आ गए तो देखिए अब उन पे कोई इनकम टैक्स भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि मैंने किसान से लिया है। इस तरह का लूप होल लोग ढूंढ लेते हैं गाँव, शहर, कस्बों में। अब उसके बाद आता है, ये तो हो गया हमारा। हाँ, एक इनफॉर्मल मार्केट जो होती है उनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ट्रू स्टेट ऑफ इकोनॉमी पता ही नहीं लगता। देखिए, हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी 6.5% से बढ़ रही है, 7.5% से बढ़ रही है। वो सब तो हम फॉर्मल मार्केट्स में देखते हैं ना, आईआईपी के आंकड़े आते हैं,
जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, CPI, WPI, CSO, NSSO, ये सारे इस तरह के आंकड़े आते हैं। उसके बाद से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी इकोनॉमी इतने % से ग्रो होने वाली है। अब जबकि ये इनफॉर्मल मार्केट्स होते हैं तो इनमें तो हमें पता ही नहीं लगता। सरकार को क्या पता लगता है कितना ट्रेड हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना टैक्स आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो इन सब तरह की चीज़ें हैं। अब दूसरा देखिए, फार्मर्स का इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, और इवन लेकिन अब ये धीरे धीरे फॉर्मलाइज हो रहे हैं, यानी सरकार के साथ फिनेंशियल इंक्लूजन कह सकते हैं इनका हो रहा है। अब देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड से किसान पैसे निकलवा सकते हैं। और इवन जो इनके अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ किसानों के अभी नो बैंक फ्रील, यानी जो होते हैं नो फ्रील बैंक अकाउंट खुल गए हैं जीरो बेस खाते पे। यानी देखिए, कई बैंकों में क्या होता है, प्राइवेट बैंकों में लिमिट होती है 5,000 आपको मिनिमम कैश रखना है, 10,000 मिनिमम कैश रखना है। लेकिन किसानों के जो खाते के लिए और भी जो डिसएडवांटेज सेक्शंस के कई बार खुलते हैं नो फ्रील, यानी कोई भी आपको जीरो बेस्ड एक भी रुपया रखने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन दिक्कत क्या है किसानों के साथ ट्रेड में, मिडिल मैन जो इंटरमीडिएरी होता है ये पैसे खा जाता है। अब देखिए, ये किसानों से आपको पता ही होगा, सबसे बेसिक पॉइंट है ये तो, APMC का आप मेंस में पढ़ते हैं। अब जब फसल होती है तो किसान फसल लेके जाते हैं मंडी के अंदर में, अनाज मंडी आप जिसे कह सकते हैं, लोकल मंडी के अंदर लेके जाते हैं। वहाँ पे वो देते हैं इंटरमीडिएरी को। ये इंटरमीडिएरी किसानों से तो खरीदता है कम दामों पर, आगे बेचता है ज़्यादा दामों पर, और आगे और भी एक चेन चलती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, रिटेलिंग के पास जाएगा, तो पूरी एक चेन चलती है आगे। तो जब तक कस्टमर के पास होता है तो उसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा किसान को नहीं हो पाता, क्योंकि मिडिल मैन सारा फ़ायदा खा जाते हैं, और यही प्रॉब्लम है। अब उम्मीद की जा रही है कि GST आएगा और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन GST का भी एक लेवल के बाद तो इम्पैक्ट पड़ नहीं सकता। क्यों नहीं पड़ सकता? याद कीजिए, हमने डिस्कस किया था कि GST उन पे नहीं होगा, यानी GST जो फूड ग्रेन्स रिलेटेड आइटम्स हैं उस पे GST 0 रेटेड रहेगा। याद आया? तो ये हमने पढ़ा था। तो GST का भी एक लेवल के बाद में एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उसके बाद आते हैं फार्मिंग। इस पूरी डिमोनेटाइजेशन के बाद में अपोजिशन बार बार ये संदेह जता रहा है कि जो खेती है उस पर इस डिमोनेटाइजेशन का फर्क पड़ेगा। कम से कम अभी तक के आंकड़े ऐसा नहीं दिखाते हैं। अभी रबी सीजन, यानी सर्दियों में जो फसलें उगाई जाती हैं उसको रबी सीजन कहते हैं प्रीलिम के लिए। अब देखिए, उसका एरिया अभी तक जितना रबी सीजन में जितना फसलें उगाई जा चुकी हैं, यानी बीज बोए जा चुके हैं, उतना तो पिछली बार से भी ज़्यादा है। तो देखिए, ये तो कुछ हाईलाइट करने वाली बात होगी, कि एग्जेजरेट करने वाली बात हो गई, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा अभी फसलें और बीज उगाए जा चुके हैं। लेटेस्ट रिलैक्सेशन अभी दी है किसानों को 25,000 की, तो इसमें भी किसानों को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा कि उनको बीज वगैरह या फिर जो और भी रॉ मटेरियल से इनपुट्स खरीदने हैं तो वो अपने खेत के लिए खरीद सकते हैं। उसके बाद में आता है RBI। ये तो देखिए सही की बात है, RBI इस पूरे प्रोसेस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। अभी वो सोइल्ड नोट्स 100 रुपये के सोइल्ड नोट्स कौन से जो चिपका देते हैं, फट जाते हैं नोट, हम RBI को देते हैं फटे हुए नोट, RBI उन नोट्स को चिपका देती है, सोइल्ड नोट्स। ऐसे नोट्स भी RBI रिलीज कर देती है मार्केट में, क्योंकि इतनी भारी कमी है उनके पास नोट्स की, पहले से प्रिंट करके रखने चाहिए थे ना। और दूसरा, अब देखिए इन नोट्स की क्या प्रॉब्लम होती है, ये नोट्स ATM में भी नहीं आ सकते। ATM में ये नोट्स अड़ जाते हैं तो बाहर निकलते नहीं हैं, तो फंस जाते हैं। सजेशंस क्या क्या हैं? सजेशंस तो है, देखिए गवर्नमेंट को ये कुछ चीज़ें देखनी चाहिए थी। हेल्थ केयर कॉस्ट भी देखनी चाहिए थी इस डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस से पहले, कि अब पब्लिक हॉस्पिटल्स में तो पुराने नोट चल रहे हैं, अब फिलहाल की गाइडलाइंस के हिसाब से 24 नवंबर तक चलेंगे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, फार्मेसी और बहुत सारे हेल्थ केयर कॉस्ट, कोई भी टेस्ट करवाना हो, अल्ट्रासाउंड, ECG वगैरह कुछ भी करवाना हो, तो वो थोड़े पुराने नोट लेंगे। तो ये सब गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। ऊपर से आजकल देखिए, हम कैशलेस तो चल रहे हैं, आजकल लोग पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी फैब में जो बजट आया था उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि ट्रांजैक्शन चार्जेस कम करेंगे, और अभी तक भी इसमें हाई चार्जेस लगते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट का इस्तेमाल करते हैं हम, इनमें चार्जेस लगते हैं, कई बार दुकानदार को देने पड़ते हैं, दुकानदार के पास में जो मशीन होती है। देखिए, आपको लगता नहीं है आयरनी है, इन पे ऊपर तो बल्कि चार्जेस होने, इंसेंटिव होना चाहिए बल्कि इन पे, कि आप अगर डेबिट कार्ड इस्तेमाल करोगे तो कैशबैक होगा, और इन्हीं पे चार्जेस हैं। तो गवर्नमेंट को ये जो पैराडॉक्स है, वो कैशलेस इकोनॉमी की वो बात करते हैं, वो ठीक करना होगा। ऐसी चीज़ों पे तो बल्कि इंसेंटिव होना चाहिए। और दूसरा, कन्फ्यूजन। देखिए, बार बार गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है। पहले इसकी लिमिट थी 4500 वहाँ से पैसे निकलवाने की, फिर इन्होंने करी 4000, अब कर दी 2000, यानी जो कैश एक्सचेंज करवा सकते हैं बैंक के अंदर जाके लाइन में लग के, उसकी लिमिट उन्होंने अभी तक 2000 कर दी है।
तो इस तरह से अगर आप एक लिमिट नहीं रखोगे तो क्या होगा, दिक्कत ही होगी ना। अब कल को कई लोगों को पता नहीं होती ऐसी चीज़ें, वो टीवी देखते नहीं है, तो वहाँ पे जाके वो बैंक एम्प्लॉय से लड़ते हैं कि आप नहीं 4500 है, ऐसे है वैसे है। तो गवर्नमेंट को एक स्पष्ट पॉलिसी लानी पड़ेगी कि इतना इतना भाई आप चेंज करवा सकते हो, बार बार चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला आर्टिकल किससे रिलेटेड है? अगला आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान की टेंशन से रिलेटेड है। ये देखिए ये इंडिया पाकिस्तान की टेंशन से रिलेटेड नीचे वाला आर्टिकल। तो इसमें थोड़ा हम पहले कंटेक्स्ट डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट देखिए, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन चल रही है, सीज फायर, बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है बार बार। थोड़ा एक टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं इसकी। 2003 में हमने इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था, यानी बॉर्डर पे किसी भी तरह की फायरिंग नहीं होगी किसी भी साइड से। तो कुछ टाइम तक तो इसका अच्छा इंप्लीमेंटेशन रहा। 2008 में मुंबई पर अटैक हुआ, रिश्ते खराब होने स्टार्ट हुए। फिर भी 2009 में एक यूएफए में कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर मोदी गवर्नमेंट चुनकर आए। मोदी गवर्नमेंट ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने सभी आसपास के अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स को, सार्क कंट्रीज़ को अपने जो सेरेमनी थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया और उसमें नवाज शरीफ भी आए। तो ऐसा कहा जा रहा था कि नई शुरुआत इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में हुई है। फिर 2015 के लास्ट में दिसंबर में मोदी नवाज शरीफ के जन्मदिवस पर लाहौर गए और यह तो बहुत ही अद्भुत यू कैन से दैट मूवमेंट थी पूरे इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री के बीच में। लेकिन 2016 में फिर से पठानकोट एयरबेस पे आतंकवादियों का अटैक हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान को कहा कि आप इस पर एक्शन लीजिए और उन्होंने कुछ लीपापोती की, कुछ तो उन्होंने किया था, लेकिन एक बिल्कुल भी एक सब्सटेंशियल नहीं कह सकते आप। 2016 में पिछले महीने यूरी में अटैक हुआ। इसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए और यह बहुत ही यू कैन से दैट। उसके बाद तो रिलेशन में तलखी इतनी जारी है कि बॉर्डर पे रुक कर फायरिंग हो रही है, काफ़ी सिविलियंस की मौत हो चुकी है, सोल्जर्स की मौत हो चुकी है दोनों साइड से। तो रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं। अब डिस्कस करते हैं आर्टिकल। अब देखिए उससे भी ज़्यादा जब से ये रुक कर फायरिंग हो रही है, डीजीएमओ होता है दोनों साइड के, यानी जो होता है दोनों साइड से, उनके साइड से भी हमारे साइड से, जो बॉर्डर पे एक टाइमली फ्रिक्वेंटली मीटिंग रखता है, यानी जो भी दिक्कत होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सोल्यूशन के लिए, यानी रात को डेली मिल गया, शाम को डेली मिलते हैं ये लोग, और जो भी दिक्कत होती है, यानी आपने वहाँ फायरिंग की, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाते हैं। अभी तक ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं इसको रोकने के लिए। पॉलिटिकल लेवल पर भी कोई कदम नहीं उठा गए हैं और सिर्फ एक ही अभी यू कैन से चैनल बाकी है। जब भी कुछ होता है तो इंडिया या फिर पाकिस्तान हाई कमिश्नर को तलब कर देते हैं। जैसे बॉर्डर पर फायरिंग हुई तो हमने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया, वो हमारे हाई कमिश्नर को तलब कर लेते हैं। तो बस एक यही चैनल जारी है और दोनों कंट्रीज ने अभी तक टेरर अटैक्स को भी कंडेम नहीं किया है। उन्होंने हमारे यूरी अटैक को कंडेम नहीं किया है और हालांकि देखिए पाकिस्तान स्पॉटेड टेरर अटैक था ये तो। और बलूचिस्तान में अभी अटैक हुआ, काफ़ी लोग मारे गए और 2-3 अटैक और भी पाकिस्तान में हुए। इंडिया ने भी अभी तक उनके अटैक्स को कंडेम नहीं किया है। इंडिया को वैसे कर देना चाहिए शायद, क्योंकि इंडिया का थोड़ी इसमें रोल है, पाकिस्तान का तो रोल है साफ साफ यूरी अटैक में, क्योंकि इंडिया तो पूरे दुनिया के टेरर के खिलाफ है। और न्यू आर्मी चीफ वहाँ पे देखिए, पाकिस्तान के जो रहील शरीफ हैं आर्मी चीफ, अभी वो रिटायर होने वाले हैं, इसलिए टेंशन्स और भी बढ़ गई हैं। तो अभी वहाँ पे एक संशय की स्थिति है, क्या वो जो रहील शरीफ हैं वहाँ के आर्मी चीफ हैं, क्या वो दोबारा से एक नई टर्म लेंगे, यानी अपनी टर्म को एक्सटेंड करेंगे? अगर नए चीफ आए तो उनके साथ में रिलेशंस कैसे रहेंगे पाकिस्तान स्टेट के साथ में, यानी वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक चुनी हुई गवर्नमेंट है उसके साथ में आर्मी चीफ के रिलेशंस कैसे रहेंगे? क्योंकि देखिए अभी एक गैप आ चुका है आर्मी के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, वहाँ पे एक गैप है। पिछले दिनों डान न्यूज़पेपर है, वहाँ पे एक स्टोरी भी छपी थी कि गवर्नमेंट ने आर्मी को कहा है कि आप ये कैंप बंद कीजिए, पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, इस तरह की बातें निकल कर आई। और इंडिया ने भी एक न्यू रेड लाइन्स रख दी गई हैं। न्यू रेड लाइन्स क्या है? हमने सर्जिकल स्ट्राइक की वहाँ पे यूरी अटैक के बाद में, तो हमारी रेड लाइन्स ये हैं, अगर आप इस तरह की पॉलिसी जारी रखोगे तो हम इसी तरह से जवाब देंगे। तो हमारी रेड लाइन्स ये हैं, अगर आप टेररिज्म फैलाते रहोगे तो किसी तरह की बातचीत नहीं होगी आपसे उसके बाद भी। लेकिन दिक्कत यह है कि उसके बाद में भी बहुत सारे जो है टेररिस्ट की जो अटैम्प्ट हैं वो आर्मी ने फॉइल किए हैं, यानी टेररिस्ट कोशिश करते हैं बार बार इंडियन बॉर्डर के अंदर आने में और इंडिया में एंटर करने के लिए। तो काफ़ी सारे जो ऐसे अटैम्प्ट्स हैं इंडियन आर्मी ने फॉइल किए हैं, अनसक्सेसफुल बनाए हैं। अब क्या हुआ है? चलो ये सब तो ठीक है। अब पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर एडवाइज़र हैं सरताज अजीज, यहाँ पे देखिए सरताज अजीज, उन्होंने कहा कि मैं अमृतसर जाऊँगा
जो आने वाली मीटिंग है हार्ट ऑफ डोनर कॉन्फ्रेंस फॉर अफगानिस्तान, तो इसमें इसको अटेंड करने की बात उन्होंने कही है। इसमें देखिए लास्ट टाइम ये कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान के अंदर में, सुषमा स्वराज जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान के अंदर में। जब उन्होंने विजिट किया था तो एक तरह से रिजम्पशन ऑफ डायलॉग हो गया था, यानी बातचीत फिर से स्टार्ट हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं, ना ऐसा कुछ बातचीत या कुछ ऐसा हुआ है कि बातचीत को लेकर कुछ ऐसा निकल कर सामने आएगा। लेकिन उनका इंडिया में अमृतसर में आना एक तरह की अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक तरह का मौका रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे तमाम जो रीजनल अफगानिस्तान में पीस चाहते हैं वो ऐसे लीडर जैसे इवन रशिया, ईरान, ये इन सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स, अशरफ गनी भी आएंगे, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, तो उनको एश्योर करने का एक मौका रहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान दे आर एबल टू रिजोल्व देयर टेंशंस। इस तरह की यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये, प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो हार्ट ऑफ एशिया डोनर कॉन्फ्रेंस है किस लिए है, कौन से देश के लिए है, इसका पर्पज़ क्या है और इस बार कहाँ हुई है, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के लिए होती है ये हार्ट ऑफ एशिया डोनर कॉन्फ्रेंस और इस बार ये अमृतसर इंडिया में हो रही है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्री के लिए आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा। और ये था इंडिया और पाकिस्तान का पूरा आर्टिकल। तो आगे है आर्टिकल इंडिया और नेपाल का। ये देखिए ये आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया और नेपाल। यह आर्टिकल देखिए क्या कहता है। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इंडिया और नेपाल का बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इस आर्टिकल को समझ में आ जाएगा। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस कैसे हैं? इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मतलब देखिए कल्चरल रिलेशंस हैं, वो नेपाल एक में बहुत ज़्यादा हिंदू मेजोरिटी है, तो कल्चरल रिलेशंस है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहाँ पे और कुंभ का मेला लगता है, तो वहाँ पे नेपाल के लोग आते हैं। नेपाल के लोग यहाँ पर नौकरी के लिए बिल्कुल किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवन यूपीएससी की जॉब के लिए भी नेपाल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी उन पर रोक नहीं है। गुरखा जो है रेजिमेंट वो नेपाल की है, हमारी आर्मी में सर्व करती है, तो रिलेशंस तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन कुछ तरह के विवाद भी हैं। देखिए 1950 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई, जो मैंने सारी बातें कही, अभी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीज़ें 1950 ट्रीटी में लिखी गई हैं, यानी 1950 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है। लेकिन नेपाल ये आरोप लगाता है शुरू से ही कि ये ट्रीटी है वो अनबाइस्ड है, हमारे खिलाफ बाइस्ड है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि नेपाल आरोप लगाते हैं कि इंडिया हमको एक बड़े भाई के तौर पे देखता है, बिग ब्रदर अप्रोच इंडिया की रहती है। ये ट्रीटी भी, इवन ये ट्रीटी जिस हिसाब से साइन की गई थी उसी हिसाब से भी, क्योंकि देखिए ये ट्रीटी साइन की गई थी, एक तरफ से थे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और दूसरी तरफ से थे एम्बेसडर। तो नेपाल कहता है कि हमको बराबर का दर्जा नहीं देता इंडिया, वहाँ से एम्बेसडर, आपकी तरफ से एम्बेसडर साइन करता है ट्रीटी, हमारी तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर साइन करता है। तो इसी हिसाब से इस ट्रीटी से ही शुरू से यू कैन से दैट विवाद की जड़ें पैदा हो गई थी। नेपाल हमेशा कहता है वही बिग ब्रदर अप्रोच अपनाता है इंडिया। दूसरा, नेपाल कहता है कि इंडिया सिक्किमाइजेशन ऑफ नेपाल करना चाहता है। तो सिक्किमाइजेशन ऑफ नेपाल क्या है? ये सिक्किमाइजेशन ऑफ नेपाल ये है, देखिए सिक्किम पहले एक अलग स्टेट था, अलग से जैसे नेपाल की तरह, उसके सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स यानी फॉरेन रिलेशंस, कम्युनिकेशन, इस तरह के, यानी और डिफेंस, ये 3 सब्जेक्ट इंडिया के हाथ में थे। और वैसे नेपाल था, वो सिक्किम था, वो एक इंडिपेंडेंट अलग से स्टेट था। लेकिन 1974, 1975 और 36 और 35 अमेंडमेंट, इसके तहत में इंडिया ने सिक्किम को अपने अंदर शामिल करवा लिया। वहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ और अभी सिक्किम हमारा एक फुल स्टेट है, यानी इंडिया के अंदर ही है। ना सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स अभी इंडिया ही डील करता है सिक्किम के। तो इसी तरह नेपाल ये कहता है कि इंडिया भी हमारा भी सिक्किमाइजेशन करना चाहता है, यानी वो अपने अंदर हमें मिलाना चाहता है। इस तरह की डर नेपाल को है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक ब्लॉकेड हुआ वहाँ पे। देखिए मोनार्की थी, राजा थे वहाँ पे, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, थोड़ा टाइम कम है। मोनार्की थी वहाँ पर और उसके बाद में एक डेमोक्रेसी मूवमेंट चली वहाँ पर और सफल भी रही। बाद में डेमोक्रेसी मूवमेंट आया तो इंडिया किसी बात को लेकर नाराज़ था उनसे। 1990 में एक ब्लॉकेड हुआ वहाँ पे और ब्लॉकेड इंडिया ने किया था, वो ऑफिशियली ब्लॉकेड था। काफ़ी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उभर कर आए और उसके बाद में क्या हुआ, इंडिया ने हेल्प करी वहाँ पे एक काफ़ी तरह से सारी पार्टीज़ जो हैं, एक सेकेंड ये क्या हो गया, तो इंडिया ने वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करी। वहाँ पे सारी पार्टीज थी, कॉन्स्टिट्यूशन उनसे नहीं बन रहा था, तो डेमोक्रेसी आई तो इंडिया ने उनको एक मंच पे लाया, दिल्ली में उनकी मीटिंग करवाई और कहा कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का निर्माण कीजिए। फिर वो अपना संविधान बनाना स्टार्ट हुए और
संविधान आखिरकार 2 बार फेलियर के बाद में 7 साल की प्रोसेस के बाद में उन्होंने अपना संविधान बना लिया, लेकिन संविधान में काफ़ी खामियां थी और उससे इंडिया नाराज हो गया। तो एक ब्लॉकेड हुआ, ये एक ऑफिशियली ब्लॉकेड नहीं था। नेपाल ने आरोप लगाया कि ये ब्लॉकेड इंडिया का ब्लॉकेड है और काफ़ी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां पर उभर कर आए। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था। उसके बाद में क्या हुआ, अब देखिए फिलहाल क्या हुआ। फिलहाल हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी उनकी देश की विजिट पर गए। लास्ट टाइम KR नारायणन गए थे 1998 में, 1998 में। तो बहुत ही यू कैन से रेट अच्छी विजिट ये रही। और प्रणब मुखर्जी पिछले काफ़ी सालों से पॉलिटिक्स में भी थे, जो हमारे अभी प्रेसिडेंट है, तो वो वेल अवेयर है इंडिया और नेपाल के साथ रिलेशंस के बारे में। काफ़ी जगह उन्होंने विजिट किया और इवन गुरखा राइफल्स का जो वहाँ पे गढ़ है उस डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने वहाँ पे विजिट किया। नेपाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस विजिट को सक्सेसफुल बनाने में। मेन इशू रहा कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का इशू जैसा हमने अभी डिस्कस किया, उन्होंने अपना संविधान बनाया लेकिन काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स उसमें रही। मधेसी लोग और पहाड़ी लोग, यानी जो प्लेन के पीपल हैं और जो हिल्स में रहते हैं, उनके बीच में विवाद है। मधेसी लोगों को पूरा रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं दिया गया है और इसी वजह से उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और ब्लॉकेड हो गया। उसके बाद से वहाँ नेपाल में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जरूरी वस्तुएं उन्हें नहीं मिली और इनका आरोप ओली गवर्नमेंट ने लगाया इंडिया पर। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे KPS ओली। उन्होंने कहा कि इंडिया ये सब कर रहा है और इंडिया को ये नहीं करना चाहिए। इससे वहाँ के लोगों में इंडिया के खिलाफ में नाराजगी उभर कर आई। बाद में ओली की जो गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर गई, यानी गिर गई। और ओली ने बाद में इंडिया पर यह आरोप लगाया कि आपने मेरी गवर्नमेंट गिरवा दी। इस तरह का अभी तक का रहा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में प्रचंड सत्ता में आए और उन्होंने एक डील साइन की। उन्होंने रिलेशंस सुधारने की कोशिश करी इंडिया और नेपाल के बीच में। अभी विद्या देवी जो वहाँ की प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया की विजिट पर आ सकती हैं। देखिए डैमेज लेवल इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में इतना ज़्यादा है ब्लॉकेड के बाद में कि वहाँ पर एक हैशटैग चल रहा था हैशटैग प्रणब दा से सॉरी। ये ट्विटर पर चलता है ना, ट्विटर पर चलता है ये हैशटैग प्रणब दा से सॉरी। और इवन वहाँ की गवर्नमेंट ने रोड्स भी क्लियर करवा लिए ताकि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन प्रणब मुखर्जी के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ में ना हो और एम्बेरसमेंट गवर्नमेंट में ना हो कि आपने ये प्रोटेस्ट होने दिए। इसलिए उन्होंने वहाँ के रोड्स ही क्लियर करवा दिए। तो इस तरह का डैमेज लेवल रहा है जो ब्लॉकेड हुआ था, यानी जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं वहाँ पर। और प्रणब दा ने भी यानी बार बार एक ही चीज़ पर फोकस किया कि नेपाल ने जो प्रोसेस चलाई है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, वो उसे इस प्रोसेस को पूरा करना चाहिए और सारी की सारी पार्टीज़ को कंसेंसस में लेना चाहिए, यानी उनको पार्टिसिपेशन करना चाहिए और उनकी सहमति से यह सब कुछ होना चाहिए। और इसके अलावा अदर देन दिस उन्होंने एक लिंकेजेस की बात की कि कैसे हमारे दोनों देशों के बीच में लिंकेजेस हैं पुराने टाइम से और स्टेक्स क्या क्या हैं सिक्योरिटी को लेकर एक दूसरे से। यानी देखिए इंडिया की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा डिपेंड है नेपाल पर। एक बफर स्टेट है हमारा नेपाल है। इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट है और नेपाल की सिक्योरिटी इंडिया पर डिपेंडेंट है क्योंकि उनकी तो डिफेंस 1950 ट्रीटी के हिसाब से हम ही डील करते हैं। और राम सीता की बात भी कोई देखिए, सीता जनकपुर से है जो कि नेपाल में है। और गोरखा विजिट, उन्होंने गोरखा में जाके वहाँ के जो सर्विंग पर्सनल है, अभी 32,000 सर्विंग पर्सनल है और 1,26,000 पेंशन ले रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं हमारी आर्मी में यू कैन से सर्व करते हैं। तो वहाँ भी वो गए और उन्होंने उनके सेक्रीफाइसेस को सराहा और किस तरह से आपने हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही। देखिए बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है अभी इवन 1 रैंक 1 पेंशन के दौरान में भी हमने वहाँ पे नेपाल में 4,000 करोड़ रुपए दिए क्योंकि हमने वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं एक्स आर्मी पर्सनल जो रह रहे हैं उनकी वेलफेयर के लिए हमने वहाँ पे और भी बहुत वेलफेयर स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन और ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड और उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड। ये इसी तरह की हमने काफ़ी स्कीम्स वहाँ पर चला रखी हैं उनके हमारे एक्स आर्मी पर्सनल जो नेपाल में रहते हैं यानी नेपाल के लोग हैं उनके लिए। इसके अलावा थोड़ा आगे वो है इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफ़ी है, आगे भी है। प्रणब मुखर्जी, देखिए प्रणब मुखर्जी ने किसी तरह की स्कीम तो नहीं चलानी थी लेकिन फिर भी उन्होंने 2-3 चीज़ें चलाई, जैसे कि घाट्स, बागमती रिवर पर जो घाट्स है उसके लिए उन्होंने पैसे दिए और 2 धर्मशाला बनाने की उन्होंने बात कही जानकी मंदिर में। तो ये छुटमुट है, काफ़ी तरह से मांग चली आ रही थी इन दोनों घोषणाओं की नेपाल के द्वारा, इसलिए प्रणब मुखर्जी ने यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया। और इवन देखिए अब नेपाल के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है IIT का टेस्ट देने के लिए भी, और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं IIT में, हाइडल पावर में, इन सब से रिलेटेड वो अभी एलिजिबल हैं, IIT में एडमिशन ले सकते हैं, हाइडल पावर और इन सब से रिलेटेड। उसके बाद में कुछ ये है
टॉपिक की प्रचंड के चैलेंजेस क्या क्या हैं। इसी आर्टिकल के अंदर में इस तरह से हेडलाइन है, प्रचंड के फिलहाल क्या क्या चैलेंजेस है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे चैलेंजेस उन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स के हिसाब से दिखा रखे हैं कि वो उनको अपनी पार्टीज के साथ में कैसे डील में करना है। तो देखिए कुल मिला के प्रणब मुखर्जी की जो विजिट है सक्सेसफुल रही, और इससे पहले जो प्रचंड थे वो भी हमारे इंडिया की विजिट में आए थे, और ब्रिक्स जो बिम्स्टेक का समिट हुआ उस टाइम पर यहाँ पे भी आए। तो काफ़ी तरह से अभी 3-4 जो हाई लेवल विजिट हुए हैं उससे जो तलखी थी इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बीच में वो तलखी नरम हुई है, और आने वाले टाइम में रिलेशंस और भी इंप्रूव होंगे। तो इस तरह का ये आर्टिकल है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बीच में। आगे क्या है आगे देखिए जो आर्टिकल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल है, नीचे देखते हैं। 1962 में वार हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, हमने वो वार हार गए थे, हम वो वार 1962 वाला वार, और उसमें कहा यह जा रहा था कि एयरफोर्स का यूज़ नहीं किया गया बिल्कुल भी। तो ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है कि एयरफोर्स क्यों नहीं यूज़ की गई थी उस टाइम पर। तो देखिए ऐसे इस तरह का क्वेश्चन तो यूपीएससी में कभी नहीं आएगा, वाई एयरफोर्स वाज नॉट यूज्ड इन द 1962 वार। द क्वेश्चन में कम लाइक एज व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन, यू कैन से जो इंडिया ये वार क्यों हारा। तो देखिए कई सारे रीजन ऐसे हो सकते हैं, उसमें से एक रीज़न ये हो सकता है कि इंडिया ने एयरफोर्स यूज़ नहीं करी, तो दिस वॉज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर इंडिया लॉस्ट दैट वार। ठीक है, और उसके बाद में देखिए इन्होंने आर्टिकल्स के बीच में क्या दे रखा है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स दे रखी है, यानी इस बंदे ने ये कहा, इस बंदे ने ये कहा, उस टाइम पे एयर मार्शल थे ये कहा। तो इस तरह की चीज़ें आंसर्स में यूज़ नहीं होती, ये इनकी अपनी राय हो सकती है, इन्होंने कोई बुक पढ़ी होगी उसकी राय हो सकती है। इस तरह का ऑफिशियल वर्जन नहीं है कि क्यों आर्मी यूज़ नहीं की गई थी। तो ऐसे देखिए हमारे गांव में किसी दादा या किसी बूढ़े आदमी ने, सीनियर सिटीजन ने मुझे ये कहा कि कुछ और रीजन था, तो वो थोड़ी आंसर में लिख सकते हैं, वही बात है। तो उसके बाद में जो अगला आर्टिकल है ये लिटिगेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस कर लेते हैं। ये उससे रिलेटेड है कि गवर्नमेंट एक मेजर लिटिगेशन है, जितने भी केसेस फाइल होते हैं कोर्ट के अंदर में उसमें आधे से ज़्यादा केस तो गवर्नमेंट फाइल करती है। ये देखिए अभी फिलहाल सिनेरियो क्या है, एक्सेसिव पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और पूरे जुडिशरी के अंदर में 3 लाख करोड़ केस पेंडिंग है पूरी जुडिशरी के अंदर में सारे मिला के। क्यों, उसमें से एक बड़ा रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट एक मेजर लिटिगेटर है, यानी गवर्नमेंट आधे से ज़्यादा केस फाइल करती है। गवर्नमेंट के पास तो डेटा भी नहीं है कितने केस वो फाइल करती है कोर्ट के अंदर में। तो अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये कि दिल्ली हाई कोर्ट की गोल्डन जुबली हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने यह इशू टच किया था। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि कौन कौन से केस फाइल करे जुडिशरी के अंदर में, कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को लताड़ा है टाइम टू टाइम कि आप इतने सारे केस फाइल करते हो, आपको कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। लॉ कमीशन ने भी अपनी रिकमेंडेशन दी है, इस फैक्ट को हाईलाइट किया दोनों ने। डिसएडवांटेजेस तो आपको पता ही होगा, एक तो साफ साफ कॉस्ट बढ़ती है, गवर्नमेंट को इतना खर्चा आता है, जुडिशरी को इतना खर्चा आता है, बेफालतू का खर्चा, टाइम वेस्ट होता है, जुडिशरी का इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इससे जुडिशियल बैकलॉग है वो बढ़ता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी आई 2010 के अंदर में यूपीए गवर्नमेंट के दौरान में, और उसमें कहा गया कि हम गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल एंड एफिशिएंट लिटिगेंट बनेगी। और यह पॉलिसी वैसे कुछ दूसरे देशों में भी आ चुकी है, मैंने ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश है उनमें भी ये पॉलिसी अपनाई जा चुकी है। लेकिन दिक्कत यह है, क्या वो पॉलिसी सक्सेसफुल रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या रीजंस थे उसके पीछे? देखिए कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, एक्शन नहीं था। एक्शन, अकाउंटेबिलिटी और एक्शन की बात तो की गई, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ एक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट। आपने एक्शन की बात तो कही, लेकिन ये तो लिखा ही नहीं कि आपने पॉलिसी के अंदर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। तो एक एम्बिग्यूटी, संदिग्धता रही पॉलिसी के अंदर में। दूसरा, इंपावर्ड कमेटी की आपने बात कही कि इंपावर्ड कमेटी ये इंप्लीमेंट करेंगे, बट आपने उनका रोल ही डिफाइन नहीं किया। तो रोल अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे। तो जिनको ये इंप्लीमेंट करना था तो उनका एक पूर्णतः एक रोल डिफाइन होना चाहिए था, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो ये सब रीजंस थे। और अब पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद में देखिए सबसे मेन होता है उसका असेसमेंट। आपने कुछ क्राइटेरिया ही नहीं रखा, कुछ ऐसा प्रोसीजर नहीं रखा, कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं रखा यह देखने के लिए क्या वो पॉलिसी सक्सेसफुल है या नहीं है। यानी बस आपने चला दी, उसके बाद में आप इसे ना तो इसे मॉनिटर कर रहे हो ना इसकी सर्विलेंस कर रहे हो। उसके बाद में देखिए एनडीए गवर्नमेंट आई, तो एनडीए गवर्नमेंट ने अभी तक तो कुछ किया नहीं, लेकिन पीएम की स्पीच से अब लगता है कि इस तरह से इस दिशा में कुछ किया जाएगा। और एक जो पॉलिसी आनी चाहिए वो एक साउंड डेटा के बेस पे आनी चाहिए, लास्ट टाइम की तरह नहीं लास्ट टाइम की तरह नहीं कि बस आप ले आए और कुछ भी डेटा आपने यूज़ नहीं किया। और गवर्नमेंट कहती है कि एक ब्यूरोक्रेसी एक मेजर फैक्टर है। इवन प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में भी कहा
जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनमें कोई मोटिवेशन नहीं होता, वो ध्यान से केसेस को देखते नहीं है, बस वो साइन कर दिया कि हाँ भाई फाइल कर दो, कोर्ट में फाइल कर दो, हाँ अपील कर दो। वो केस की मेरिट्स को नहीं देखते हैं, उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है एक मेजर रोल निभाने का कि आप कम से कम लिटिगेशन फाइल करो, सिर्फ एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल लिटिगेशन फाइल करो कोर्ट के अंदर में। लेकिन बाद में बात यह आती है कि सारा का सारा ब्लेम ब्यूरोक्रेसी पर डाल देना ये भी ठीक नहीं है, और भी बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं क्यों ये पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं रही। तो इस पॉलिसी को सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन से रीजंस हैं या कौन कौन सी बातें, सजेशंस क्या क्या है हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर हमें इस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना है। तो सबसे पहले तो देखिए, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पॉलिसी बना ली, आपको पता ही नहीं किस लिए बनाई गई है। साफ साफ पता होना चाहिए कि आप पॉलिसी किस लिए बना रहे हो। देखिए, अब साफ साफ उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमें कम से कम केस फाइल करने हैं या फिर हमें पैसा बचाना है, कुछ भी हो, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं साफ साफ इसके अंदर रिटर्न होने चाहिए। दूसरा है, जो भी इसमें फंक्शनरीज हैं, यानी जो भी डिसाइड करेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में कि हम केस फाइल करें या ना करें, अपील करें या ना करें, जो भी फंक्शनरीज हैं जो डिसीजन ले रहे हैं, उनका रोल साफ साफ इस पॉलिसी के अंदर में होना चाहिए। सब कुछ डिफाइन होना चाहिए, और इवन उससे भी ज्यादा मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी इस पॉलिसी के अंदर ही होना चाहिए। सॉरी, मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी इसी पॉलिसी के अंदर लिखे होने चाहिए कि किन किन मुद्दों पर आप पॉलिसी यानी ये जो लिटिगेशन कर सकते हो, किन किन पर नहीं करोगे, सब कुछ, यानी सफिशिएंट ग्राउंड्स उसके बेस पे आप केस फाइल करते हो, उस सफिशिएंट ग्राउंड्स भी इस पॉलिसी में मेंशन होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबिलिटी, इनकी ये जो भी फंक्शनरीज हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी ये आंसरेबल होने चाहिए कि अगर कोई गलत केस फाइल करते हैं तो आपने ये क्यों फाइल किया। दूसरे, अगर कुछ गलती करते हैं तो कंसिक्वेंसेज होने चाहिए, और किस तरह के कंसिक्वेंसेज होंगे वो भी इस पॉलिसी के अंदर साफ साफ मेंशन होना चाहिए। ऐसे नहीं साफ बस आपने लिख दिया कि हाँ भाई कंसिक्वेंसेज होंगे इसके अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, तो किस तरह के कंसिक्वेंसेज होंगे, क्या एक्शन लिया जाएगा, किस तरह की सजा होगी, क्या फाइन होगा, सब कुछ इस पॉलिसी के अंदर डिफाइन होना चाहिए। और जो 6th पॉइंट है वो इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड पॉइंट है, यानी एक लेवल के बाद में फ्रीक्वेंटली, पीरियडिकली, टाइम टू टाइम एक इनकी इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, यानी इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यानी इंटरलिंकिंग भी हो सकती है, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि जुडिशियल बैकलॉग इतना क्यों है, तो आप उसमें ये इंटरलिंक कीजिए और लिखिए कि जो लिटिगेशन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की अच्छी नहीं है, और सजेशंस आए तो ऐसा साफ साफ। और साफ साफ पेपर 2 में तो सीधा क्वेश्चन भी इस पर आ सकता है कि नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है क्या, क्या सुधार की गुंजाइश है, इस तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन। जय हिंद। Good morning. Today is 18th November 2016 and we are going to discuss the articles of the Hindu. जो पहला आर्टिकल है वो डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। आजकल इसी से रिलेटेड काफ़ी मात्रा में आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये छोटा आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आर्टिकल है ये भी डिमोनेटाइजेशन पे है, लेकिन ये डिमोनेटाइजेशन प्लस में पॉलिटिक्स है, यानी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। वैसे ही जो डिमोनेटाइजेशन यूपीएससी में आ सकता है वो हमने डिस्कस कर लिया, और पॉलिटिक्स तो वैसे भी नहीं इंपॉर्टेंट है, तो ये आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस कर लेते हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो। आपको पता ही होगा, कंटेक्स्ट तो बताने की जरूरत है नहीं, 500 और 1000 के नोट्स हैं जो बैन हो गए हैं, और उसके बाद की प्रॉब्लम्स और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इकोनॉमी पर, इस तरह के आर्टिकल्स आजकल आ रहे हैं। तो देखिए, एक ही झटके से 86% जो करेंसी थी उसको लीगल टेंडर नहीं रखा गया, यानी वो लीगल टेंडर नहीं रही, इनवैलिडेट हो गई वो। उसके बाद में देखिए, तब से शॉर्ट लाइफ जो है वो डिसरप्ट है, लंबी लंबी लाइनें कतार देखने को मिल रही है एटीएम्स के बाहर में, और कैश की शॉर्टेज बताई जा रही है कई जगह पे। आरबीआई बार बार यही अपनी जो यू कैन से रिलीजेज है उसमें यही कह रहा है कि प्लीज़ आप जो है होल्डर नहीं कीजिए, करेंसी को एक जगह इकट्ठा मत कीजिए, और कैश की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, अब जिसकी शादी जनवरी में हो, अब तो वैसे कल एक रूल भी आ गया कि 2.5 लाख तक जिनकी शादी है वेडिंग्स वगैरह के लिए 2.5 लाख तक पैसे बाहर निकलवा सकते हैं बैंक से। लेकिन जैसे कई बार जिनको बाद में जरूरत होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च में, वो लोग अभी से पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, वो सोचते हैं कि तब भी प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए आरबीआई की रिलीज कहती है कि आप कृपया ये जो है करेंसी इकट्ठा मत कीजिए, क्योंकि कैश की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे हो रहा है। तो इसका देखिए इनफॉर्मल मार्केट्स पे क्या फर्क पड़ता है। इनफॉर्मल मार्केट्स यानी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। अब देखिए, अब
गांव में या छोटे कस्बों में, आप इवन सिटीज़ में भी, चांदनी चौक जैसी जगहों पे, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ट्रेड होता है जो इनफॉर्मल होता है, यानी जो टैक्स अथॉरिटीज़ की निगाह में नहीं है, वो ना तो बैंक के थ्रू होता है, ना जो लोग ये ट्रेड करते हैं वो टैक्स भरते हैं, ना तो वो ट्रेड पे टैक्स भरते हैं, ना ही बाद में इनकम पे टैक्स भरते हैं। मतलब बात की तो बात की बात है, यानी ट्रेड पे टैक्स नहीं देते वो। और ये जो है टैक्स, इस पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए सारा इनकी ट्रांजैक्शंस होती है वो कैश से होती है। जो इनफॉर्मल मार्केट्स होती हैं ये इसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करती है, और इन्हीं से सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टैक्स का इवेजन होता है, जैसे मैंने अभी कहा, या तो सर्विस टैक्स हो गया, या वैट हो गया, या फिर बाद में इनकम टैक्स, अगर इन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, तो इन सभी चीज़ों का ये यू कैन से टैक्स इवेड करते हैं। दो तरह के होते हैं टैक्स, ये इकोनॉमी का फंडा है, टैक्स अवॉइड और टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइड जो होता है वो होता है, देखिए कोई लूप होल ढूंढ के सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई टैक्स की, सरकार कहती है कि फार्मर की इनकम पर छूट है, एग्रीकल्चर इनकम पर छूट है, अगर आप राजीव गांधी इक्विटी स्कीम लगाते हो तो उस पर छूट है। इस तरह की कई सरकार एग्जेम्पशंस देती है। अगर आप उनमें से किसी लूप होल ढूंढ के अपना टैक्स अवॉइड करते हो तो देखिए ये गैर कानूनी तो नहीं है, एटलीस्ट इसमें कानून का कोई लूप होल ढूंढ लिया, कोई गलती ढूंढ लिया आपने, और उसके थ्रू आप अपने टैक्स नहीं दे पा रहे हो, आप कन्वर्ट कर देते हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्रीकल्चर जो इनकम आगे इसमें आएगा भी सरी, फार्मर्स पे कोई भी इनकम नहीं है, उनके इनकम टैक्स नहीं लगता फार्मर्स पे। तो कई लोग गाँव में क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गांव किसी किसान से पैसे अपने खाते में डलवा लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल ले लीजिए, रोमन सैनी एक फार्मर है और यहाँ पे मरुनाल है। मरुनाल ने क्या किया, मरुनाल को इकोनॉमिक्स अच्छी आती है, मरुनाल ने क्या किया, रोमन सैनी से 8 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए। अब देखिए, अब सरकार उनसे जब ये पूछेगी कि आपके पास 8 लाख कहाँ से आए, तो मरुनाल कहेंगे रोमन सैनी को, मैंने रोमन सैनी से लिए जो कि ये किसान है। अब देखिए, किसान पर कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है, 8 लाख मरुनाल के खाते में आ गए तो वो तो सिर्फ सरकार को एक डिक्लेरेशन दिखाएंगे कि मैंने रोमन सैनी से पैसे लिए, 8 लाख ये लीजिए। रोमन सैनी कहेगा मैं तो किसान हूं, मैं तो कितने भी पैसे दिखा सकता हूं, मेरे पे तो कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है, वो अपनी जमीन पर दिखा देंगे। इस तरह का लूप होल। अब मरुनाल के पास 8 लाख रुपए आ गए तो देखिए अब उन पे कोई इनकम टैक्स भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि मैंने किसान से लिया है। इस तरह का लूप होल लोग ढूंढ लेते हैं गांव, शहर, कस्बों में। अब उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट का इस्तेमाल करते हैं हम, इनमें चार्जेस लगते हैं, कई बार दुकानदार को देने पड़ते हैं, दुकानदार के पास में जो मशीन होती है। देखिए आपको लगता नहीं है, आयरनी है, इन पे ऊपर तो बल्कि चार्जेस होने, इंसेंटिव होना चाहिए बल्कि इन पे, कि आप अगर डेबिट कार्ड इस्तेमाल करोगे तो कैशबैक होगा, और इन्हीं पे चार्जेस हैं। तो गवर्नमेंट को ये जो पैराडॉक्स है, वो कैशलेस इकोनॉमी की वो बात करते हैं, वो ठीक करना होगा। ऐसी चीज़ों पे तो बल्कि इंसेंटिव होना चाहिए। और दूसरा, कन्फ्यूजन, देखिए बार बार गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है। पहले इसकी लिमिट थी 4500 वहाँ से पैसे निकलवाने की, फिर इन्होंने करी 4000, अब कर दी 2000, यानी जो कैश एक्सचेंज करवा सकते हैं बैंक के अंदर जाके लाइन में लग के, उसकी लिमिट उन्होंने अभी तक 2000 कर दी है। तो इस तरह से अगर आप एक लिमिट नहीं रखोगे तो क्या होगा, दिक्कत ही होगी ना। अब कल को कई लोगों को पता नहीं होती ऐसी चीज़ें, वो टीवी देखते नहीं है, तो वहाँ पे जाके वो बैंक एम्प्लॉय से लड़ते हैं कि आप नहीं 4500 है, ऐसे है वैसे है। तो गवर्नमेंट को एक स्पष्ट पॉलिसी लानी पड़ेगी कि इतना इतना भाई आप चेंज करवा सकते हो, बार बार चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला आर्टिकल किससे रिलेटेड है? अगला आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान की टेंशन से रिलेटेड है। ये देखिए ये इंडिया पाकिस्तान की टेंशन से रिलेटेड नीचे वाला आर्टिकल। तो इसमें थोड़ा हम पहले कंटेक्स्ट डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट देखिए, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन चल रही है, सीज फायर, बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है बार बार। थोड़ा एक टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं इसकी। 2003 में हमने इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था, यानी बॉर्डर पे किसी भी तरह की फायरिंग नहीं होगी किसी भी साइड से। तो कुछ टाइम तक तो इसका अच्छा इंप्लीमेंटेशन रहा। 2008 में मुंबई पर अटैक हुआ, रिश्ते खराब होने स्टार्ट हुए। फिर भी 2009 में एक यूएफए में कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर मोदी गवर्नमेंट चुनकर आए, मोदी गवर्नमेंट ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने सभी आसपास के अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स को, सार्क कंट्रीज़ को अपने जो सेरेमनी थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया और उसमें नवाज शरीफ भी आए। तो ऐसा कहा जा रहा था कि नई शुरुआत इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में हुई है। फिर 2015 के लास्ट में दिसंबर में मोदी नवाज शरीफ के जन्म दिवस पर लाहौर गए और यह तो बहुत ही अद्भुत, यू कैन से दैट, मूवमेंट थी पूरे इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री के बीच में।
यानी जीएसटी जो फूड ग्रेन्स रिलेटेड आइटम्स हैं उस पर जीएसटी 0 रेटेड रहेगा। याद आया? तो ये हमने पढ़ा था। तो जीएसटी का भी एक लेवल के बाद में एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उसके बाद आते हैं फार्मिंग। इस पूरी डिमोनेटाइजेशन के बाद में अपोजिशन बार बार ये संदेह जता रहा है कि जो खेती है उस पर इस डिमोनेटाइजेशन का फर्क पड़ेगा। कम से कम अभी तक के आंकड़े ऐसा नहीं दिखाते हैं। अभी रबी सीजन यानी सर्दियों में जो फसलें उगाई जाती हैं उसको रबी सीजन कहते हैं प्रीलिम के लिए। अब देखिए उसका एरिया अभी तक जितना रबी सीजन में जितना फसलें उगाई जा चुकी हैं यानी बीज बोए जा चुके हैं उतना तो पिछली बार से भी ज़्यादा है। तो देखिए ये तो कुछ हाईलाइट करने वाली बात होगी कि एग्जेजरेट करने वाली बात हो गई, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा अभी फसलें और बीज उगाए जा चुके हैं। लेटेस्ट रिलैक्सेशन अभी दी है किसानों को 25,000 की, तो इसमें भी किसानों को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा कि उनको बीज वगैरह या फिर जो और भी रॉ मटेरियल से इनपुट्स खरीदने हैं तो वो अपने खेत के लिए खरीद सकते हैं। उसके बाद में आते हैं आरबीआई। ये तो देखिए सही की बात है, आरबीआई इस पूरे प्रोसेस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। अभी वो सोइल्ड नोट्स 100 रुपये के सोइल्ड नोट्स कौन से जो चिपका देते हैं, फट जाते हैं नोट, हम आरबीआई को देते हैं फटे हुए नोट, आरबीआई उन नोट्स को चिपका देती है सोइल्ड नोट्स। ऐसे नोट्स भी आरबीआई रिलीज कर देती है मार्केट में, क्योंकि इतनी भारी कमी है उनके पास नोट्स की, पहले से प्रिंट करके रखने चाहिए थे ना। और दूसरा, अब देखिए इन नोट्स की क्या प्रॉब्लम होती है, ये नोट्स एटीएम में भी नहीं आ सकते। एटीएम में ये नोट्स अट जाते हैं तो बाहर निकलते नहीं हैं, तो फंस जाते हैं। सजेशंस क्या क्या हैं? सजेशंस तो है, देखिए गवर्नमेंट को ये कुछ चीज़ें देखनी चाहिए थी। हेल्थ केयर कॉस्ट भी देखनी चाहिए थी इस डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस से पहले, कि अब पब्लिक हॉस्पिटल्स में तो पुराने नोट चल रहे हैं, अब फिलहाल की गाइडलाइंस के हिसाब से 24 नवंबर तक चलेंगे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, फार्मेसी और बहुत सारे हेल्थ केयर कॉस्ट, कोई भी टेस्ट करवाना हो, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी वगैरह कुछ भी करवाना हो तो वो थोड़े पुराने नोट लेंगे। तो ये सब गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। ऊपर से आजकल देखिए हम कैशलेस तो चल रहे हैं, आजकल लोग पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी फैब में जो बजट आया था उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि ट्रांजैक्शन चार्जेस कम करेंगे, और अभी तक भी इसमें हाई चार्जेस लग। बात आते हैं, ये तो हो गया हमारा। हाँ, एक इनफॉर्मल मार्केट जो होती है उनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ट्रू स्टेट ऑफ इकोनॉमी पता ही नहीं लगता। देखिए हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी 6.5% से बढ़ रही है, 7.5% से बढ़ रही है, वो सब तो हम फॉर्मल मार्केट्स में देखते हैं ना। आईआईपी के आंकड़े आते हैं, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, सीएसओ, एनएसएसओ, ये सारे इस तरह के आंकड़े आते हैं। उसके बाद से हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी इकोनॉमी इतने % से ग्रो होने वाली है। अब जबकि ये इनफॉर्मल मार्केट्स होते हैं तो इनमें तो हमें पता ही नहीं लगता। सरकार को क्या पता लगता है कितना ट्रेड हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना टैक्स आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो इन सब तरह की चीज़ें हैं। अब दूसरा देखिए फार्मर्स का इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, और इवन लेकिन अब ये धीरे धीरे फॉर्मलाइज हो रहे हैं, यानी सरकार के साथ फिनेंशियल इंक्लूजन कह सकते हैं इनका हो रहा है। अब देखिए किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड से किसान पैसे निकलवा सकते हैं, और इवन जो इनके अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ किसानों के अभी नो बैंक फ्रील, यानी जो होते हैं नो फ्रील बैंक अकाउंट खुल गए हैं जीरो बेस खाते पे। यानी देखिए कई बैंकों में क्या होता है, प्राइवेट बैंकों में लिमिट होती है 5,000 आपको मिनिमम कैश रखना है, 10,000 मिनिमम कैश रखना है, लेकिन किसानों के जो ये खाते के लिए और भी जो डिसएडवांटेज सेक्शंस के कई बार खुलते हैं नो फ्रील, यानी कोई भी आपको जीरो बेस्ड 1 भी रुपया रखने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन दिक्कत क्या है किसानों के साथ ट्रेड में, मिडिल मैन जो इंटरमीडियरी होता है ये पैसे खा जाता है। अब देखिए ये किसानों से आपको पता ही होगा, सबसे बेसिक पॉइंट है ये तो, एपीएमसी का आप मेंस में पढ़ते हैं। अब जब फसल होती है तो किसान फसल लेके जाते हैं मंडी के अंदर में, अनाज मंडी आप जिसे कह सकते हैं, लोकल मंडी के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ पे वो देते हैं इंटरमीडियरी को। ये इंटरमीडियरी किसानों से तो खरीदता है कम दामों पर, आगे बेचता है ज़्यादा दामों पर, और आगे और भी एक चेन चलती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, रिटेलिंग के पास जाएगा, तो पूरी एक चेन चलती है आगे। तो जब तक कस्टमर के पास होता है तो उसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा किसान को नहीं हो पाता, क्योंकि मिडिल मैन सारा फ़ायदा खा जाते हैं, और यही प्रॉब्लम है। अब उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी आएगा और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जीएसटी का भी एक लेवल के बाद तो इम्पैक्ट पड़ नहीं सकता। क्यों नहीं पड़ सकता? याद कीजिए हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी उन पे नहीं होगा